नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कोई भी आदमी जब बाहर से और भीतर से कमज़ोर होने लगता है तो उसके हाल वाकई खराब होने लगते हैं। और कुछ ऐसा ही हाल आजकल प्रधानमंत्री मोदी जी का है। अगर आप देश के बाहर देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनके पीछे पड़े हुए, हाथ धोकर पीछे पड़े हुए। ऐसा कोई मौका ट्रंप नहीं छोड़ते जब मोदी को अपमान का घूंट ना पिलाएं। और अगर आप देश के भीतर देखें तो देश के भीतर राहुल गांधी नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मोदी जी के गार्जियन, मोदी जी के अभिभावक, आरएसएस के सरसंघचालक, जिन्हें आरएसएस चीफ कहते हैं, मिस्टर मोहन भागवत ही मोदी के लिए नई मुसीबत बन गए। बाहर से भी मुसीबत, भीतर से भी मुसीबत। अब मोदी जी का हाल आगे क्या होगा इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों, ट्रंप साहब की बात तो हम रोज़ ही करते हैं, लेकिन आज बात अभिभावक की करेंगे, गार्जियन की करेंगे, मोहन भागवत की करेंगे, जो पिछले कुछ समय से मोदी से, गुजरात लॉबी से, अमित शाह से खुश नहीं दिख रहे। उसकी बहुत सी वजह हैं, आगे एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये रिश्ते आरएसएस और मोदी के बीच में, अगर ये रिश्ते आने वाले समय में सुधरते नहीं, इम्प्रूव नहीं करते, तो बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि फिर मोदी जी की गद्दी भी हिल सकती। जी हाँ, मोदी जी की कुर्सी पर भी आंच आ सकती। और ये जो रिश्ते हैं जिसका मैं खुलासा करने जा रहा हूं, एक चीज़ और मैं बता दूं कि पिछले कुछ समय से एक एक करके सारे सीक्रेट बाहर आ रहे हैं और देश में चर्चा भी है। दो बातें हैं आरएसएस की जो मेरे समझ में आई है। एक तो मोहनराव भागवत यानी सरसंघ चालक और पूरा संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। अब मोदी जी का समय खत्म हो गया है और देश में बदलाव चाहता है, और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने मर्जी से चुनना चाहता है। दरअसल आरएसएस को, चाहे वो आरएसएस के चीफ मोहन भागवत हों या नंबर 2 दत्तात्रेय होसबोले हों या फिर बाकी बड़े पदाधिकारी हों, आरएसएस थिंक टैंक को लगता है कि मोदी की जो लोकप्रियता है, उसका जो पीक है, उसका जो शिखर है, अब वो शिखर नहीं रहा। मोदी की लोकप्रियता धीरे धीरे घटती चली जा रही है। और आप कह सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा प्रमाण हमको 2024 में, पिछले साल मिला, जब मोदी कहाँ 400 की बात कर रहे थे, 240 में उतर आए। और आज स्थिति ये है, हकीकत ये जो अक्सर हम भूल जाते हैं कि मोदी की सरकार अल्पमत में अगर 20 सांसद इधर से उधर हुए, सरकार जा सकती। ये हकीकत है फ्लोर ऑफ द हाउस की, सदन की जो सच्चाई है लोकसभा की, वो यही है कि मोदी सरकार अल्पमत में है। और इस बात को आरएसएस भी कहीं ना कहीं स्वीकार करता है, मानता है। इसीलिए वो एक कोर्स करेक्शन चाह रहा है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आरएसएस को रास नहीं आ रही, आरएसएस की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मोदी और शाह को रास नहीं आ रही। और शायद इसीलिए आरएसएस को हरियाणा के विधानसभा चुनाव में, आरएसएस को महाराष्ट्र के विधानसभा में खुद कूदना पड़ा, माहौल बनाना पड़ा कि बीजेपी की साख बचे, सरकार बने। हालांकि दोनों ही स्टेट्स में बीजेपी को थंपिंग मेजॉरिटी मिली, उसके कारण और भी बहुत से कुछ हैं, आगे इस पर डिस्कस होगा। लेकिन एक बात दोस्तों क्लियर है, समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। और इसीलिए पहली बार अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में पहली बार मिस्टर मोदी नागपुर गए कुछ दिन पहले, और नागपुर में जाकर मोहन भागवत से उनकी बातचीत हुई। दुर्भाग्य कह लीजिए, इत्तेफाक कह लीजिए, जो कुछ कह लीजिए, मोदी जी की बात बनी नहीं नागपुर में भी। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जिस आरएसएस ने मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाया, पीएम बनाया, सारी बैकिंग दी, ऐसा नहीं कि वो रातों रात मिस्टर भागवत जो है वो मोदी जी से नाराज़ हो गए, रातों रात कुछ ऐसा हुआ कि दोनों के बीच में फासले हो गए, ऐसा नहीं। काफ़ी समय से, बल्कि 2024 के चुनाव से पहले काफ़ी खटपट थी। कई कारण हैं, बहुत से कारण हैं, लेकिन अगर मैं मोटा मोटी कहूँ तो 4 प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से जो फासले हैं और बढ़ते जा रहे हैं, जो दरारें हैं और गहराती जा रही। 4 कारण क्या है? नंबर 1, आरएसएस को लगता है कि मोदी कहीं ना कहीं एक कल्ट के तौर पे डेवलप हो रहे हैं, और चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कैबिनेट हो, चाहे वो संगठन हो, सब कुछ उन्होंने अपनी मुट्ठी में ले लिया है। यानी जो काडर है उसका कोई वजूद नहीं है, आरएसएस जो है उसके थिंक टैंक का कोई वजूद नहीं है, पार्टी का कोई वजूद नहीं।
1 से लेकर 11 तक सब कुछ मोदी हैं, और आप कह सकते हैं 10% उसमें अमित शाह की छाया भी है, गुजरात लॉबी। तो सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं कारण है वो ये है कि गुजरात लॉबी ने कहीं ना कहीं पार्टी, संगठन, सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है। और पॉइंट नंबर 1 का ही नतीजा है। आरएसएस को लगता है कि आज की तारीख में मोदी, आरएसएस, बीजेपी, पार्टी, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन सबसे ऊपर है। ऐसा कभी भी बीजेपी में नहीं हुआ। पॉइंट नंबर 3 है कि आरएसएस को लगता है कि मोदी मनमाने फैसले लेते हैं, सलाह कम मानते हैं, चाहे वो पार्टी की सलाह हो, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर्स की सलाह हो, चाहे वो सीनियर कलीग्स की सलाह हो, आरएसएस की तरफ से कोई सलाह हो, सलाह कम मानते हैं, मनमाने फैसले लेते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आरएसएस का बार बार ये दबाव है कि आप पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलिए, दूसरा नियुक्त करिए। नड्डा साहब का कार्यकाल मुद्दतें हो गई, ख़त्म हो चुका है, लेकिन बार बार ये सवाल टाला जा रहा है कि साहब अभी चुनाव करा रहे हैं, अभी तो यूपी में चुनाव कराना है, अभी तो यहाँ चुनाव कराना है, और किसी तरह से ठंडे बस्ते में उसको रख दिया जाता है। अब ज़्यादा प्रेशर हो गया तो अमित शाह भी कह रहे हैं नहीं साहब जल्दी बदल देंगे, हो सकता है अगले महीने तक हमने अध्यक्ष बदल दें। ऐसे बहुत से इश्यूज़ हैं जहाँ पर टकराव है जो आरएसएस को महसूस होता है। और पॉइंट नंबर 4, आरएसएस, और सिर्फ आरएसएस ही नहीं, एक फीलिंग है इस मुल्क में जिसको आरएसएस भी मान रही है कि मोदी जी अब उनकी जो लोकप्रियता है, वो जो शिखर पे बताते थे कि साहब सबसे पॉपुलर लीडर हैं देश में, और उन्होंने चुनाव जीते भी। 2019 का जो उनका मैंडेट था 2014 से बड़ा था। मोदी की लोकप्रियता घट रही है, कहीं ना कहीं लोग जो हैं उनका मन जैसे भर गया हो मोदी जी से, बढ़ती उम्र भी है। और सबसे बड़ी चीज़, मोदी जी जिस एनर्जी में दिखते थे 2014 में, जो एनर्जी उनकी थी, वो एनर्जी 2024 में नहीं दिखती। तो ग्राफ नीचे जा रहा है, इसको लेकर भी आरएसएस चिंतित है। अब दोस्तों अंदर की जो खबर है वो ये है कि अगर मोदी खुद में कोई बदलाव नहीं करते तो आरएसएस ने मन बना लिया है कि 2029 में हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस, यंग फेस, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, अंग्रेज़ी भी बोलते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, हिसाब किताब भी जानते हैं, दुनियादारी भी समझते हैं, देवेंद्र फडणवीस को पिच कर सकती है 2029 में बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पे। यानी कहीं ना कहीं मोदी जी को हटा के फडणवीस को आगे लाया जा सकता है। इस तरह की नागपुर में प्लान है एक तरह की, आगे इस पर भी डिस्कस करेंगे। अब सवाल है कि अगर फडणवीस को आगे बढ़ाया जा रहा है तो क्या मोदी के नंबर 2 अमित शाह, इनका क्या होगा? कि अगर मिस्टर मोदी स्टेप डाउन करते हैं या मिस्टर मोदी की जगह 2029 में किसी और को प्रोजेक्ट किया जाता है तो क्या उस कतार में, उस फहरिस्त में अमित शाह नंबर 1 पर नहीं होंगे? क्या अमित शाह मोदी को रिप्लेस नहीं करेंगे? क्या अमित शाह मोदी के सक्सेसर नहीं होंगे? ये एक बड़ा सवाल है। एक और सवाल है, सवाल ये भी है कि अगर देश के हालात चाहे आर्थिक मोर्चे पर हों चाहे विदेश मोर्चे पर हों, अगर ऐसे ही बिगड़ते चले गए, हाथ से बाहर चले गए, बेलगाम होते गए, और कहीं मोदी खुदा ना खास्ता बिहार हार गए, बंगाल हार गए, उसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश हार गए, तो क्या बीजेपी का ये जो रथ है इसका घोड़ा बदला जा सकता है? क्या मोदी जी की गद्दी भी जा सकती है? क्या मोदी जी की जगह किसी और को प्रोजेक्ट किया जा सकता है उस कुर्सी पर 2029 से पहले? ऐसे बहुत से सवाल हैं, मुश्किल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। इसका जवाब आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं देगी, गोदी मीडिया नहीं देगी, लेकिन मैंने आज कोशिश करी है इस सवाल के भीतर जाने की। आज हमारे साथ श्रवण गर्ग होंगे जो पिछले आप कह सकते हैं 40-45 वर्षों से आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों पर एक बहुत गहरी समझ रखते हैं। हमारे साथ नागपुर से, क्योंकि नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है, नागपुर से सीधे इंडियन एक्सप्रेस के फॉर्मर पॉलिटिकल एडिटर विवेक देशपांडे जुड़ रहे हैं। और देशपांडे इस देश में एकमात्र ऐसे शख्स हैं जो नागपुर में रहकर नागपुर को देख रहे हैं, आरएसएस को देख रहे हैं। मैंने उनको भी जोड़ा है कि आरएसएस के बीच में क्या चल रहा है, क्या सोच चल रही है। इन दोनों एक्सपर्ट्स को सुनिए, एक चीज़ आपको क्लियर होगी कि मोदी जी इस वक्त कितने वीक विकेट पर हैं, कितनी कमज़ोर ज़मीन पर हैं, इसका आपको अंदाज़ा होगा। और दूसरा कि मोदी जी 2024 के बाद क्या 2029 तक का सफ़र पूरा कर लेंगे, पूरा कार्यकाल करेंगे वो जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। याद रखिएगा, सरकार अल्पमत में। तो चाहे देश की राजनीति हो या प्रधानमंत्री की कुर्सी हो, आगे क्या होने जा रहा है मुझे लगता है इसको समझने की ज़रूरत है। गर्ग साहब, ये बात सही है कि जो अपमान मोदी जी का
पिछले कई महीनों से, अब तो बात हफ्तों की नहीं रही, ट्रंप साहब कर रहे हैं, कुछ इसी तरह का अपमान का घूंट आरएसएस भी उनको पिला रहा है। तो क्या भीतर भी बाहर भी मोदी जी के लिए दुश्वारियां ही दुश्वारियां हैं? मोदी जी इस समय बहुत घिरे हुए हैं, बुरी तरह घिरे हुए हैं, और दिक्कतें ही दिक्कतें हैं उनके सामने। अमेरिका जिस तरह से उन्होंने, ट्रंप ने फिर से कह दिया है, 17वीं बार कह दिया है भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर, कि किस तरह से उन्होंने समझौता करवाया, और हम एक देश के तौर पर अमेरिका से आंख मिलाने की स्थिति में नहीं है। अब हम जो बताना चाहते हैं देश को, वो ये बताना चाहते हैं कि देखिए, हमने विदेश मंत्री बदल दिया, हमारे संबंध खराब हुए, इसलिए जो चल रहा है, जो चर्चा में है कि जयशंकर को हटाया जा रहा है। तो मोदी जी इस समय घबराए हुए भी हैं, और काफी जिन लोगों पर उनका भरोसा था कि वो तकलीफ में उनका साथ देंगे, सब एक साथ खड़े हो गए हैं। आपने ट्रंप का भी जिक्र किया, पाकिस्तान तो है ही अपनी जगह, चीन ने एकदम पीठ दिखा दी है, हर तरह से पीठ दिखा दी है, और संघ की जो ताजा मांग है उनकी, दत्तात्रेय होसबोल ने जो बात की है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल से सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म को हटाया जाए। आप बताइए कि इस समय जबकि प्रधानमंत्री चारों तरफ से घिरे हुए हैं और विपक्ष आक्रमण कर रहा है, बिहार के चुनाव हैं, और बिहार के चुनाव के ठीक पहले, जहां ये इतना सेंसिटिव मामला है सेक्युलरिज्म का और सोशलिज्म का, जो सोशलिज्म की जमीन है पूरी की पूरी बिहार, जयप्रकाश नारायण और तमाम लोगों की जमीन है। 2015 में मोहन भागवत ने, मुझे याद है कि वहां चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, और उन्होंने आरक्षण के खिलाफ, कि आरक्षण पर विचार करना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए, और बुरी तरह हार गई थी बीजेपी। ये जो इन्होंने बिहार चुनाव के ठीक पहले दो चीजें हो रही हैं, तीन चीजें बल्कि, या कई चीजें हो रही है, कि एक तो अमेरिका जब कह रहा है कि हम बहुत बड़ा समझौता कर रहे हैं भारत के साथ, बड़ा बिग, वेरी बिग ट्रेड डील, और वो ट्रेड डील की तारीख है 8 जुलाई के पहले, और 2 जुलाई से 8 जुलाई तक प्रधानमंत्री देश में नहीं है, 9 जुलाई तक नहीं है, वो आएंगे कभी देश में तो 10 जुलाई के बाद आएंगे। मतलब देश को कौन खबर करेगा कि अमेरिका के साथ ट्रेड समझौता हो गया है, ट्रेड समझौता नहीं हुआ है, या हमको अभी पता नहीं है कि ट्रेड समझौता हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो तारीखें हैं, जो काउंटडाउन शुरू हो गया है अभी कल से या आज से, कि 2 तारीख को आप जा रहे हैं, घाना जा रहे हैं, और फिर घाना के बाद ट्रिनिडाद टोबैगो जा रहे हैं, अर्जेंटीना जा रहे हैं, ब्रिक्स में ब्राजील जा रहे हैं, नामीबिया जा रहे हैं। जी। तो 2 जुलाई से 9 जुलाई तक आपके टूर प्रोग्राम हैं, और ये देश के लिए सबसे क्रूशियल टाइम है। इसका मतलब ये कि पीएम देश से भाग रहे हैं, पीछा छुड़ा रहे हैं, जवाबदेही से, अकाउंटेबिलिटी से। गर साहब बड़ी बात कह रहे हैं आप कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं आप, कह रहे हैं कि पीछा छुड़ा रहे हैं मोदी, देश से पलायन कर रहे हैं। तो और जब मैं देश कहता हूं तो इसका मतलब है कि जनता से पीछा छुड़ा रहे हैं। ओके, भाग रहे हैं। वो पीएम के बारे में तो बहुत ख्यात है कि वो घर से भी भागे थे, और अभी जब आरएसएस के साथ संबंधों को देख लें तो वो संघ से भी भाग गए, जिस तरह से संघ के साथ उनका व्यवहार चल रहा है। गर्ग साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी कि प्रधानमंत्री पलायन कर रहे हैं, पैटर्न कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारियां एक बहुत क्रूशल समय से हिंदुस्तान गुजर रहा है, और हम लोगों ने दोस्तों उसको डिस्कस भी किया है, वहां पर कहना है कि कहीं ना कहीं एस्केप कर रहे हैं,
जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, छोटे छोटे मुल्कों में जा रहे हैं, ऐसे मुल्कों में जा रहे हैं जिसकी हाँ या ना से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ तक हिंदुस्तान की विदेश नीति की बात है। मैं जरा सीधे नागपुर ले चलता हूँ दोस्तों आपको, और पांडे जी से मैं पूछना चाह रहा हूँ। देश पांडे जी, मेरा सवाल ये है कि आप नागपुर से सीधे जुड़े हैं, आपके घर से कुछ दूरी पर मिस्टर भागवत और मोदी जी मिले थे, मुलाकात है, हमने उस फिल्म को देखा, उस वीडियो को देखा, फिर गड़बड़ कहाँ हो गई? मैं चाह रहा हूं कि एक दो पॉइंट आप बताइए कि आरएसएस में और मोदी जी में टकराव कहाँ है? ये टकराव इस बात का है कि मोदी जी, मैंने ये इस बात को बार बार कहा है, मेरे एनालिसिस में हमेशा मैंने लिखा भी है ये, कि आरएसएस के लिए मोदी, देखिए हिंदुत्व का एजेंडा जिस तरीके से आरएसएस चाहता है उस तरीके से मोदी जी हिंदुत्व का एजेंडा तो इम्प्लीमेंट कर ही रहे हैं। फिर आरएसएस को दिक्कत क्या है मोदी जी से? तो आरएसएस की दिक्कत देखिए, सिर्फ हिंदुत्व का एजेंडा इम्प्लीमेंट करना ये कोई आरएसएस को खुश करने का कोई रास्ता नहीं है। आरएसएस का मूल जो तत्व है, आरएसएस के 100 साल आरएसएस जो जिंदा रहा 100 साल चल रहे जी, उसके पीछे संगठन में ही शक्ति है, ये उनका ब्रीदवाक्य है, ये उनका मोटो है। और मोदी जी ने संगठन की जो शक्ति है उसको एक व्यक्ति में तब्दील कर दिया है, मतलब अपने आप में पूरी संगठन की शक्ति को केंद्रित कर लिया है और पूरे संघ परिवार को व्यक्ति केंद्रित कर दिया है। जो मोदी जी कहते हैं वही होता है। और अब पिछले दिनों जब आरएसएस ने ये कहा था कि हम हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरीज जो है वो हटा लेंगे, तो वो एक धौस था, मतलब वो सच कुछ तो हटाने वाले नहीं है। वो एक धौस था कि भाई ऐसा है कि आप अगर हमारे बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे तो हमारे लोग आपके संगठन से हम निकाल लेंगे। इसका मतलब यह है कि चुनाव में हम आपके पीछे खड़े नहीं रहेंगे। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जो है वो चुनाव का एक लिंचपिन होता है, उसको हम निकाल लेंगे, कहने का मतलब होता है कि हम चुनाव से अपने आप निकाल लेंगे। ये जो धौस वो इसलिए है कि 30 साल हो गए मोदी जी को, 15 साल वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहे और 15 साल प्रधानमंत्री बने रहे, 2029 तक 15 साल हो जाएंगे। तो आरएसएस ये चाहता है और ये मानता है कि किसी एक व्यक्ति का पर्सनल एम्बिशन फुलफिल करने के लिए आरएसएस का मिशन नहीं है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री, मोदी जी को मतलब ये कह रहे हैं कि आरएसएस मोदी जी के लिए हमेशा खड़ी नहीं रहेगी। मोदी किसी का व्यक्तिगत जो एम्बिशन है उसको फुलफिल करना ये आरएसएस का उद्देश्य नहीं है, आरएसएस का मिशन नहीं है। तो आपने हिंदुत्व इंप्लीमेंट किया, सब ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आपने पूरे संगठन को अपने इर्द गिर्द घुमाने लगे हैं, आप जो पूरा मतलब संघ की तरफ से ध्यान हटकर पूरा ध्यान मोदी जी की तरफ केंद्रित हो गया है पिछले 15 सालों में, उससे निजात पाना चाहता है आरएसएस। आरएसएस चाहता है कि बदलाव हो, हिंदुत्व तो आगे बढ़ता रहे, और वो आरएसएस चाहता है बदलाव हो। मतलब ये जो रथ है इसका घोड़ा बदलने की बात कर रहे हैं, मोदी जी को हटा के किसी और को। जी जी बिल्कुल है, बिल्कुल ये विचार इसमें चल रहा है और 2029 तक इसके कुछ चिन्ह भी हमको देखने को मिलेंगे। ये जो अध्यक्ष पद का जो चुनाव है वो इतना प्रोलॉन्ग होने का कारण ही ये है कि आरएसएस ने अपना अभी, जिसको पुटिंग द फुट डाउन कहते हैं अंग्रेजी में, कि अपनी बात पूरी तरह से पक्के तरीके से रख दी है कि भाई हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, आपका जो चुना हुआ अध्यक्ष है उसको हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, अध्यक्ष तो हमारे मन से चुना हुआ जो है वही होगा, या फिर कम से कम कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट तो हो। लेकिन इस तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट नहीं है। शिवराज सिंह चौहान भी कोई बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट है ऐसा हम कह नहीं सकते, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को भी स्कोर सेटल करना है मोदी जी के साथ। जो जिस तरह मैं आ रहा हूँ भाई, विस्फोटक खुलासे आप कर रहे हैं। आप कह रहे शिवराज का भी हिसाब बराबर होना है और मोदी जी का जो रथ है घोड़ा बदला जाएगा, कोई और आ सकता है। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी भाई। गर्ग साहब, अब इस सवाल का जवाब भाई आप ही दे सकते हैं जो ये कह रहे हैं। अब ये नागपुर से है, एक उम्र इन्होंने गुजार दी पत्रकारिता की, नागपुर कवर करते करते पूरा, मतलब आरएसएस में आज की तारीख में अगर कोई क्रिटिकल असेसमेंट करता है देश में तो विवेक जी करते हैं। श्रवण साहब ये कह रहे हैं कि भाई आरएसएस को लगता है कि मोदी एक डिक्टेटर के तौर पे इमर्ज हो रहे, सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली हैं, आरएसएस को भी कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया। ये एक बेसिक टकराव है। तो क्या आपको लगता है जो ये बोल रहे हैं कि मोदी जी को बदला भी जा सकता है? क्या मोदी जी की कुर्सी कमजोर है श्रवण साहब इस वक्त? देखिए, मैं दो चीजें मेरे अपना शेयर करना चाहता हूँ। विवेक देश पांडे चूंकि नागपुर में है, वो उनको ज्यादा जानकारी होना चाहिए।
तो वो उनको घर की बात पता है और मुझे थोड़ा सा एक एनालिटिकल मेरा सोच है जी बिल्कुल। कि आरएसएस के हाथ में नहीं है मोदी जी को बदले। हम्म। मोदी जी जब 2014 में उनको कैंडिडेट बनाया तब आरएसएस भागवत साहब उसके पक्ष में नहीं थे। जो उसके जो जी डॉक्यूमेंट्स हैं बेंगलोर की ठीक। बैठक के, उसमें वो भागवत ने क्या कहा ये सबको पता है। ठीक सर। मोदी जी आरएसएस से छुटकारा चाहते हैं, मेरा ये कहना है। अगर 2024 के चुनाव में बहुमत मिल जाता मोदी जी को तो हम आरएसएस की कोई चर्चा ही नहीं करते, क्योंकि आपने देखा कि 2024 के चुनाव के 2000 बीच में 2024 की बात पांचवें कि चरण का, 2024 में बहुमत मिल जाता। हाँ जी, 2024 में बहुमत मिल जाता। 2024 के चुनाव के ठीक बीच में पांचवें चरण के टाइम पे नड्डा ने ये कहा कि हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है, आरएसएस अपना जो ओरिजिनल काम है वो करे, हम अपने आप चुनाव लड़कर सत्ता में आने में सक्षम है। मोदी जी की आरएसएस से कभी बनी नहीं, मतलब भागवत से कभी बनी नहीं। मोदी जी और भागवत कॉन्टेम्पररी हैं। अगर आप संघ में देखें दोनों की उम्र में 1 साल का फर्क है केवल, और आगे पीछे ही भागवत आए हूं। भागवत का बैकग्राउंड ऐसा है कि वो उनके पिताजी भी संघ में थे और वो पूरा का पूरा संघ का परिवार है। तो ये ईगो का भी मामला है। जो भागवत कहते हैं कि कुछ लोग अपने आप को भगवान मानने लगते हैं। अहंकार आ गया, ये भी बोला मोदी उन्होंने। जी मोदी जी आरएसएस को नहीं चाहते हैं, तो इसलिए आरएसएस अगर डिक्टेट करने की स्थिति में होता तो आज तक बीजेपी का प्रेसिडेंट बन गया होता। बीजेपी जी दिक्कत यह हुई कि जो बहुमत नहीं मिला और उसके कारण, और फिर महाराष्ट्र के चुनाव में जो दिक्कत आई सबसे बड़ी कि आरएसएस की जरूरत पड़ेगी, या हरियाणा में दिक्कत आई कि आरएसएस की जरूरत पड़ेगी, उससे समीकरण बदले। आज की स्थिति में आरएसएस के और बीजेपी के संबंध ऐसे नहीं हैं कि दोनों मिलकर काम कर सके। इसलिए आप देख रहे हैं कि पूरे के पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भागवत की जो प्रतिक्रिया थी वो 2 दिन बाद आई। कई चीजें हैं जो हम गिना सकते हैं कि जो बताता है कि आरएसएस इसमें फैक्टर नहीं है। इसमें फैक्टर ये है दीपक जी कि ये जो देश है वो मोदी जी से ऊब चुका है, और एक एंटी इनकम्बेंसी जो आनी चाहिए कि 10 साल के बाद लोगों को लगता है कि ये अब ये चलेंगे नहीं, और इनके विदेश जाने से भी देश की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये हैं देश में या नहीं है। अगर देश की जनता को किसी प्रधानमंत्री के देश में नहीं होने से फर्क नहीं पड़े तो इसका मतलब ये है कि देश की जनता बिना प्रधानमंत्री के भी जिंदा रह सकती है। मतलब जी मोदी जी को समझने की जरूरत यह है कि देश की जनता ये मानती है कि आपकी जरूरत नहीं है उनको, देश की जनता को। ऐसे टाइम पे जब सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है, एक एजेंडा दे दिया आरएसएस ने विपक्ष को। विपक्ष ने पकड़ लिया ना, वो कह रहा है विपक्ष की, देखिए हम तो कहते हैं, राहुल गांधी यही कह रहे हैं ना कि संविधान को बदलना चाहते हैं। तो जी तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि आरएसएस और राहुल गांधी मिल गए हैं आपस में मोदी को हटाने में। मतलब जी अलिखित समझौता हो गया है, कोई अंडरस्टैंडिंग। आरएसएस विपक्ष की भूमिका में आ गया। आरएसएस विपक्ष की भूमिका में आ रहा है। तो बहुत गंभीर जी स्थिति में हम गुजर रहे हैं। जी बहुत गंभीर स्थिति में गुजर रहे हैं। और एक बड़ी बात श्रवण साहब ने कही, उन्होंने कहा कि भाई मोदी से मन उब गया है इस देश की जनता का, क्योंकि 10-11 साल हो गए। उसमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं स्टेटस को, एक यथास्थिति है, एक ठहराव आ गया है, सब कुछ जैसे एक जगह आके थम गई हो। सरकार थम गई, मोदी जी थम गए, देश थम गया, इस तरह की स्थिति है। और समस्याएं बढ़ती चली जा रही, विकराल रूप ले रही। और मोदी जी सिर्फ और सिर्फ विदेश यात्रा या अपने पे फोकस कर रहे हैं या अपने मन की ही बात कर रहे हैं।
विवेक जी, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है और मुझे लगता है कभी कभी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब देना चाहिए। अगर मान लीजिए वीक विकेट पर मिस्टर मोदी हैं और मोदी या तो खुद से रिटायर हो जाएं, जो असंभव सा है, या ऐसी परिस्थितियां आ जाएं, विकल्प मोदी जी के कौन है आरएसएस की निगाह में? आप इतने साल से बीजेपी आरएसएस कवर कर रहे हैं, क्या शिवराज सिंह चौहान हो सकते हैं, या अमित शाह हो सकते हैं, गडकरी हो सकते हैं? क्या बीजेपी के पास मोदी से बेटर विकल्प है? क्या इन विकल्पों पर आरएसएस भी सोच रही है? जहां तक विकल्प का सवाल है, बिल्कुल आरएसएस के पास विकल्प है। देखिए क्या चाहिए आरएसएस को? आरएसएस को क्या चाहिए? आरएसएस को उम्र के लिहाज से जिसके साइड पर एज है, ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो बहुत हिंदुत्व के मामले में कड़ा रुख अख्तियार कर सकता है, ऐसा एक कोई व्यक्ति चाहिए। और जो आरएसएस की बात सुनेगा, ऐसा एक व्यक्ति चाहिए। ऐसे तीनों जो चीजें हैं वो किस व्यक्ति में है आज आरएसएस, और जो अंतरराष्ट्रीय पटल पर बहुत प्रेजेंटेबल है, जो स्वभाव है, जो अरबेन है, इस तरह का व्यक्तित्व उनको चाहिए। तो इस तरह का व्यक्तित्व आरएसएस में आज कौन है? उम्र के लिहाज से सबसे यंग और डायनामिक, जो हिंदुत्व पर के कसौटी पर भी खरा उतर रहा है, और जो आरएसएस के कैंप का आदमी है, और जो अंग्रेजी अच्छे से बोल सकता है, जो अंतरराष्ट्रीय पटल पर जाएगा तो वहां अपनी बात रख सकता है। आज मोदी जी की जो हंसी हो रही है पूरे अंतरराष्ट्रीय सिनेरियो में, जब जाते हैं किसी अंतरराष्ट्रीय फोरम पर, जिस तरह की हंसी हो रही है, आरएसएस चाहेगा कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जो हर लिहाज से देश के लेवल पर और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बहुत प्रेजेंटेबल हो, जो हिंदुत्व की भी बात करेगा, जो आरएसएस की भी बात सुनेगा, और जिसके साइड पर उम्र, एज का फैक्टर भी जिसके साइड पर है, ऐसा एक व्यक्ति आरएसएस में आज जो है वो है देवेंद्र फडणवीस। मैं इस बात को इससे पहले भी कह चुका हूं, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री जी 2029 तक, और आरएसएस की ये बहुत दिनों से मंशा रही है कि नागपुर का, उनके घर का कोई व्यक्ति, जो गडकरी को वो प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, उसको बीजेपी के अंदर से ही जो भी इंट्रिग्स हुए, उसके चलते गडकरी का जो चांस था प्रधानमंत्री बनने का, उनसे छीन लिया गया। अब गडकरी भी अब 2029 तक 73 साल के हो जाएंगे। ये फैक्टर भी ध्यान में रखना जरूरी है। 72-73 साल के हो जाएंगे। फडणवीस क्या योगी हो सकते हैं? योगी रेस में नहीं है। अंतरराष्ट्रीय फोरम पर आप इमेजिन करके देखिए, योगी जी जाएंगे वहां किसी G7 में, G8 में, तो क्या भारत की स्थिति होगी, क्या भारत की इमेज बनेगी? आरएसएस, शिवराज सिंह चौहान जी एक हद तक योगी आदित्यनाथ को प्रोजेक्ट और प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री बनाने का सवाल है, मैं बिल्कुल नहीं समझता कि आरएसएस योगी जी को चुनेंगे। आरएसएस शिवराज सिंह चौहान है, असम के मुख्यमंत्री भी अपने आप को उस दिशा में तैयार कर रहे हैं। एक बहुत ही एग्रेसिव हिंदुत्व का एक वो ये लेकर चल रहे हैं, एजेंडा लेकर चल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान उस लिहाज से बहुत एग्रेसिव हिंदुत्ववादी नहीं है, उनकी वो इमेज। उन्होंने जब आखिरी उनका दौर चल रहा था मुख्यमंत्री पद का मध्य प्रदेश के, उस समय उन्होंने थोड़ा सा वो सब किया था, लेकिन उसके बाद उनको वहां बुला लिया गया और कृषि मंत्री बना दिया गया। आज हिंदुत्व की जो बात कर रहा है बहुत जोरों शोरों से, वो असम के मुख्यमंत्री है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस। तो कहीं ना कहीं एक नया जनरेशन जो है उसको तैयार किया जा रहा है हिंदुत्व की दृष्टि से भी, और बाकी सारे फैक्टर्स भी आरएसएस वे करेगा। और मुझे लगता है, मेरे दृष्टि से, मैं जब जितना आरएसएस के लोगों से बात करता हूं, मुझे लगता है कि वो देवेंद्र फडणवीस को देख रहे हैं 2029 में प्रधानमंत्री पद के लिए। उसमें गडकरी भी अभी पीछे रहे जी। 2029 जब गडकरी 73 साल के हो जाएंगे, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, नागपुर के हैं, आरएसएस के काफी क्लोज हैं, ब्लू ऑयड बॉय उनको कहते हैं, और अंग्रेजी बोलते हैं, विदेश में भी उन्होंने पढ़ाई करी है। कहीं ना कहीं फडणवीस को पिच किया जा रहा है, और हो सकता है अमित शाह का बड़ा सरप्राइजिंग था कि देशपांडे जी ने अमित शाह का नाम नहीं लिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं अमित शाह को लेकर भी, गुजरात लॉबी को लेकर आरएसएस में दूरियां है। अब समय बहुत कम रह गया है, एक मिनट आप दोनों एक्सपर्ट्स। देखिए, अमित शाह को आप देखिए, पिछले 10-11 साल में अमित शाह एक बार भी विदेश दौरे पर नहीं गए, एक बार भी नहीं। क्या इंटरनल सिक्योरिटी, होम सिक्योरिटी का जो मामला है, उसमें अंतरराष्ट्रीय परिषद नहीं होती होगी, अंतरराष्ट्रीय कोई कॉन्क्लेव? ये सही बात है कि सब लोग गए, लेकिन अमित शाह एक बार भी नहीं गए। सही कह रहे हैं। जी,
एक एक मिनट बचा है, मैं श्रवण जी से 1 मिनट लूंगा, फिर आपसे 1 मिनट लूंगा। मेरा सवाल दोनों से एक ही है। क्या श्रवण जी आपको लगता है कि 75 साल पूरे होने पर सितंबर में मोदी जी सेफ एग्जिट कर सकते हैं, इज्जत भी बच सकती, मान सम्मान भी रह सकता है? क्या सुनील गावस्कर की तरह कहेंगे भाई अब ठीक है हम रिटायर हो रहे हैं, सुनील गावस्कर की भूमिका में आ सकते हैं, या वो कंटिन्यू करेंगे 2029 तक? गर्ग साहब 1 मिनट है बस। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी ने बीजेपी में किसी एक भी आदमी को इस तरह का बनाया या छोड़ा है कि वो उनकी जगह ले सके। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मोदी जी अपने साथ पूरी पार्टी को लेके जाएंगे। मतलब 2029 में कभी चुनाव है तो वो पार्टी को भी खत्म करेंगे और खुद भी जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये कुछ जवाब का सार निकल रहा है। 1 मिनट आपके पास भी है, क्या मोदी रिटायर होंगे 75 साल में? काफी लोग रिटायर हुए हैं देश पांडे जी, 1 मिनट है जवाब, या कंटिन्यू करेंगे 2029 तक, या बदला जा सकता है? जी ऐसा है कि मोदी जी जो समझते हैं कि वो इनविंसिबल है, तो मैं समझता हूं कि आरएसएस उनको उनकी जगह दिखाने के लिए सक्षम है। आरएसएस ने ऐसे बहुत उतार चढ़ाव 100 साल में देखे हैं और अडवाणी वाजपेयी से लेके बहुत लोगों को किनारे कर दिया है। मोदी जी थोड़े से टफ है, वो बात है। और मोदी जी का जो एनेस्थीसिया है लोगों के दिमाग पर, दिलो दिमाग पर, उसका असर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। आरएसएस शायद उस घड़ी का इंतजार कर रहा है जब मोदी जी का जो पर्सनैलिटी कल्ट है उसका इम्पैक्ट उतना नहीं रहेगा कि वो आरएसएस को आरएसएस से निजात पाने की कोशिश करेंगे। आरएसएस अगले चुनाव में इस तरह का पोस्चरिंग करेंगे कि मोदी जी को इस बात पर मजबूर होना पड़ेगा कि मैं इम्यूनिटी लेके घर बैठ जाऊं। अगर मैं आरएसएस से टकराव आगे बढ़ाता हूं तो हो सकता है कि आरएसएस मेरे लिए इस तरह की मुश्किलातें खड़े करे, जिस तरह की मुश्किलातें मैंने किसी और के लिए, बाकी लोगों के लिए अपने करियर में खड़ी की। बहुत सारे केसेस है, अरेन पांड्या से लेके बहुत सारी केसेस है। जी जी, समय हो रहा है, समय हो रहा है। देश पांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, आप कह सकते हैं वाकई एक्सपर्ट्स हैं, भीतर तक जानकारी रखते हैं और उन्होंने साझा भी करी, और आपको सुनकर भी दोस्तों लगा होगा। श्रवण जी और अगर मैं देश पांडे जी दोनों का सार लूं तो 2-3 बातें बहुत सामने उभर कर आ रही हैं। एक तो मोदी जी रिटायर नहीं होंगे, भले ही उन्होंने इस नियम पर, इस अघोषित नियम पर बाकियों को रिटायर कर दिया हो बीजेपी में, लेकिन खुद रिटायर नहीं होंगे। 2029 तक उनकी पारी रहेगी। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मोदी जी का जो ग्लैमर है, मोदी जी का जो ऑरा है, आभा मंडल है, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो रहा है। मोदी जी की वो पॉपुलैरिटी नहीं रही, और कहीं ना कहीं जो श्रवण जी ने कहा कि स्केप कर रहे हैं, कहीं ना पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं जिम्मेदारियों से। और तीसरी बात जो कही हमारे साथी नागपुर से जो जुड़े, कि विकल्प के तौर पर शायद अमित शाह का दोनों ने नाम नहीं लिया, देवेंद्र फडणवीस एक विकल्प हो सकते हैं। शिवराज का अभी बहुत ज्यादा पिच नहीं किया, देवेंद्र फडणवीस जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, वो विकल्प हो सकते हैं अगर आरएसएस की चली। बहरहाल हम एक चीज कह सकते हैं कि मोदी जी के लिए जहां बाहर ट्रंप मुसीबत बने, वहां पर आरएसएस एक मुसीबत बना, गले की हड्डी बना। कुल मिलाकर स्थितियां वाकई विकट हैं, देश के लिए भी, प्रधानमंत्री के लिए भी, बीजेपी के लिए भी। श्रवण जी आप आए, समय निकाला सर, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच सर। देश पांडे जी, सो मच थैंक्स टू यू ऑल्सो कि आप शॉर्ट नोटिस पर आए। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।